आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत करें आज के टॉपिक की। तो आज के लिए हेडिंग बना दीजिए संविधान सभा की प्रमुख समितियां, यानी कि इंपॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की बात करेंगे तो एक कमेटी हम ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं, और इस कमेटी का नाम क्या था, दैट इज़ द ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। तो वहाँ तक हो चुका था। आज के लिए हम करेंगे क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट सब कमिटीज़ के बारे में लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए आप लोग काम क्या करिएगा, हेडिंग बनाई आप लोगों ने इंपॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जहाँ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की बात करेंगे यानी कि कुछ प्रमुख जो समितियाँ हैं, इन प्रमुख समितियों में एक तरफ तो हम लोग नाम लिखेंगे नेम ऑफ कमिटी, यानी कि समिति कौन सी थी इसकी हम लोग बात करेंगे, एंड ऑन द अदर साइड हम लोग बात करेंगे इसके चेयरपर्सन की। ठीक है, इस समिति का चेयरमैन कौन है या चेयरपर्सन कौन है, दूसरा हमारा यहाँ पर सिद्धांत रहेगा। ठीक है, तो चेयरमैन आ जाएंगे और कमेटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहली कमेटी का नाम लिखना स्टीयरिंग कमेटी। द वेरी फर्स्ट कमेटी इज स्टीयरिंग कमेटी, हिंदी में लिखना इसको संचालन समिति। स्टीयरिंग कमेटी का मतलब क्या है हिंदी में, दैट इज कॉल्ड संचालन समिति। आप मुझे बताओ कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द संचालन समिति, एनी आइडिया। संचालन समिति, नो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये याद रखना, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the chairman of this committee, right। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट मेंशन करते हुए कमेटी का नाम लिखना रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी हिंदी में लिखें तो नियम संचालन समिति इसको लिखेंगे, नियम संचालन समिति। ठीक है, नियम संचालन समिति। बताएं जरा कौन थे इसके चेयरमैन, डॉक्टर अंबेडकर। चलिए और कोई, नो, सेम पर्सन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रोसीजर कमेटी जो है, रूल्स प्रोसीजर कमेटी या रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, सेम पर्सन है, दूसरे व्यक्ति। एक और लिखना इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तीसरा ना एडहॉक या तदर्थ झंडा समिति, एडहॉक फ्लैग कमेटी, एडहॉक फ्लैग कमेटी, तदर्थ झंडा समिति। और इसके कौन है, वंस अगेन सेम मैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले मैं सिर्फ प्रसाद जी के बारे में लिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। हिंदी में लिखना जरा इसको राज्यों के साथ, राज्यों के साथ वार्ता करने वाली समिति। नेगोशिएट करना, बातें करना, वार्ता करना, या राज्य के लिए बनाई हुई समिति। कमेटी फॉर वार्ता, वार्ता होता है बातचीत करना, ठीक है, के साथ वार्ता समिति। कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स डैश करके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेम्स लिख लेंगे, ऐसा उम्मीद है, कहीं पर कन्फ्यूज़न होगी तो आप लोग जो है तुरंत रोक कर मुझे नाम पूछ लीजिएगा ना। चलिए एक और लिखिए, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। हिंदी में क्या लिखेंगे,
संविधान समिति। एनी गेस फ्रेंड्स, कौन है ये? संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू। चलिए एक और लिखना, यूनियन पावर कमिटी। यूनियन पावर कमिटी, यूनियन पावर कमिटी। संघ शक्ति समिति, इसके लिखिए डैश करके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें रटनी पड़ेंगी, कंसेप्ट होंगे तो समझने पे वापस आएंगे ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब लिखना मेन, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। जैसे हमारे पास में यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थी ना, जस्ट लाइक दैट प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ठीक है, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? एनी गेस? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल लिख सकते हो इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए आ जाइए दोस्त। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डन। चलिए नेक्स्ट आ जाएं, एक और कमेटी की तरफ आना, कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। हिंदी में लिखो, मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए समिति। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए समिति। ठीक है, मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए समिति। चलो गैस करो जरा, कौन हो सकते हैं? गैस कर लो आप, अच्छा गैस करोगे, क्या लिखोगे? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना, जो हमने यहाँ लिखा है, तो यही है इसमें, सरदार पटेल। सरदार पटेल। पटेल जी मतलब वल्लभ भाई पटेल है ना, पूरा नाम लिखो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अन्यथा सरदार पटेल लिख सकते हो। नेक्स्ट आना, कमिटी माइनॉरिटीज़ सब कमिटी, ऐसा लिखो, माइनॉरिटीज़ सब कमिटी। माइनॉरिटीज़ सब कमिटी। माइनॉरिटीज़, अब देखो इसमें लिखा हुआ है सब कमिटी। अब देखो माइनॉरिटीज़ क्या आते हैं? माइनॉरिटीज़ हैं अल्पसंख्यक, और सब का मतलब होता है उप, और कमिटी का मतलब होता है समिति। तो इसलिए इसका नाम क्या है? माइनॉरिटीज़ सब कमिटी या अल्पसंख्यक उप समिति। और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष हुए थे, ही वाज HC मुखर्जी, है ना। तो डैश करके नाम लिखना, HC मुखर्जी। HC मुखर्जी। पूरे फैक्चुअल चीज़ें हैं, फटाफट इनको याद करना है, रटना है। HC मुखर्जी, अल्पसंख्यक उप समिति। एक और लिखना, फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी। फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी। फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी। ये भी देखो सब कमिटी है। फंडामेंटल राइट्स आपको पता है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार लिखते हैं, तो इसलिए इसको लिखना है मूल अधिकार उप समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे, ही वॉज JP कृपलानी। JP कृपलानी, ठीक है। इनके जो अध्यक्ष थे, डैश करके नाम लिखिए, JP कृपलानी। JP कृपलानी। JP कृपलानी। JP कृपलानी, इंपॉर्टेंट मेंशन करते हुए लिख लेना ये नाम, JP कृपलानी। JP कृपलानी, है ना।
तो कुल मिलाकर कितनी प्रमुख समितियां आप लोगों ने अभी तक लिख दी हैं? तो आप लोगों ने अभी तक लिख ली हैं 10 प्रमुख समितियां आज, और ऑलमोस्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिति थी वो इससे पहले आप लोगों ने लिखा था, एंड द कमिटी वाज ऑल अबाउट दी ड्राफ्टिंग कमिटी, है ना, यानी कि प्रारूप समिति जो थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप लोग ऑलरेडी कल लिख चुके, तो आई डोंट थिंक सो मुझे उस पर कुछ अलग से बताने की आवश्यकता है। यहाँ तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक है। जितनी भी समितियाँ होनी थी वो हमारी सारी समितियाँ आ गई, उप समितियों के बारे में लिख दिया, जितनी भी जो है बेसिक कमिटीज़ हैं वो सारे हमारे क्लियर है ना। चलिए, तो ये है हमारे पास में संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां, पूरी 10 समितियां हैं, जिनमें स्टीयरिंग कमेटी यानी कि संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, नियम संचालन समिति वंस अगेन डॉक्टर प्रसाद, तदर्थ झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद जी, कमेटी ऑन द नेगोशिएटिंग विद स्टेट पंडित नेहरू जी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन पंडित नेहरू जी, यूनियन पावर कमेटी ऑल्सो पंडित नेहरू जी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज सब कमेटी वॉज चेयर्ड बाई H.C. मुखर्जी, एंड द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी को चेयर किया था J.P. कृपलानी जी ने। तो ये हमारी जो है प्रमुख कुछ समितियां थी। कुछ समितियों की मैंने बात की, और भी बहुत सारी समितियां बनी थी, लेकिन जो फ्यू इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं उनमें ये सारी कमिटीज़ क्लियर होती हैं, ठीक है। कुछ पूछना है तो बताइए, अगर नहीं तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो आप लोग जो है इसके लिए लिख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हेडिंग लिख सकते हैं संविधान सभा से संबंधित प्रमुख तथ्य, संविधान सभा से संबंधित प्रमुख तथ्य, ठीक है। मतलब कौन इसका एडवाइज़र था, इनका लोगो क्या था, बस ये बेसिक्स हमने लिखना है। इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट इनको लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, संविधान सभा से संबंधित प्रमुख तथ्य होता है मतलब पॉइंट्स क्या क्या हैं, प्रमुख तथ्य। चलिए, जैसे पहला हमसे पूछता है कि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, यानी सिंबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। What was the symbol for the constituent assembly? As we know, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और दी कह सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इट वाज लाइक अ जाइंट एनिमल एलिफेंट। जैसे एलिफेंट बहुत बड़ा है ना विश्व में, सभी अगर हम लोग जीव जंतुओं की बात करें तो एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल। तो अगर हमें कंसेप्ट याद नहीं आता कि व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप जाइंट एनिमल याद रखेंगे, एंड जाइंट एनिमल इज एलिफेंट। तो हमारा संविधान बिल्कुल एलिफेंट की तरह जाइंट है। तो इसलिए जो हमारा प्रतीक है, चिन्ह है, वो है हाथी। तो सभी लिख लीजिए हाथी मेरे साथी, है ना, यानी कि एलिफेंट वाज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरा हमसे पूछता है संविधान सभा के विधिक सलाहकार या फिर कानूनी सलाहकार कौन थे। तो दूसरा लिखना संविधान सभा के कानूनी सलाहकार इन इंग्लिश लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उनका नाम था B.N. राव। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार, दैट इज द लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ही वाज B.N. राव, ठीक है। चलिए, एक और लिखना संविधान सभा के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के सचिव, सेक्रेटरी कौन थे इस समय सेक्रेटरी के पद पर? H.V.R. आयंगर। कौन थे? ही वॉज H.V.R. आयंगर। H.V.R. आयंगर। एक और लिखिएगा वन लाइनर, संविधान सभा के सुलेखक, संविधान सभा के सुलेखक। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुलेखक? इट इज कैलीग्राफर, जो कैलीग्राफी करते हैं ना, तो कैलीग्राफर लिखना है इसमें, कैलीग्राफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैलीग्राफी लिखावट, लिखने वाले, कैलीग्राफर। तो इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, एक ही व्यक्ति हैं, रायजादा।
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ही वॉज द कैलीग्राफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये जो इन्होंने लिखा था ना, इन्होंने इटैलिक लैंग्वेज में लिखा था, ये है ना, इटैलिक भाषा में लिखा था। तो जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे, उन्होंने लिखा था इसको कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर, जो हमारी प्रीफेस रहता है ना, जो प्रस्तावना रहती है, तो उसको जो है लिखने का इन्होंने कार्य किया था। एक और लिखना इटालियन भाषा में, इटैलिक जो होता है ना, इटालियन भाषा में इन्होंने लिखा था। फिर है संविधान सभा का हिंदी संस्करण, हिंदी एडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, जो या हिंदी एडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लिख लो, संविधान का हिंदी भाषा में सुलेखन जो था, यह संविधान सभा का हिंदी भाषा का जो संस्करण था, हिंदी एडिशन, है ना। चलिए, इसमें डैश करके व्यक्ति का नाम लिखना, बसंत कृष्ण वैद्य, बसंत कृष्ण वैद्य। सारे देखो आज फैक्चुअल चीज़ें हैं। बसंत कृष्ण वैद्य, VAIDHYA, बसंत कृष्ण वैद्य। एक और एग्जाम पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें इंपॉर्टेंट, डेकोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को सजाने का कार्य, संविधान को सजाने का कार्य, डेकोरेशन, संविधान को सजाने का, ठीक है। उस समय प्रमुख जो है चित्रकार थे राम मनोहर सिन्हा जी और नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो बता दीजिएगा, राइट, नंदलाल बोस। ये कुछ वो ऐसे एग्जाम पॉइंट है जिनको आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या विशेषताएं थी, क्या हमारे जो है संविधान के भीतर प्रमुख जो है तथ्य जुड़े हुए थे। तो ऐसे तथ्यों के बारे में जो है हमसे लिख लेता है कि संविधान सभा का हिंदी का संस्करण किसने किया है, ठीक है। इसके जो है संविधान सभा के सचिव कौन थे, संविधान सभा का सिंबल क्या था, संविधान सभा से कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। और ये तो नहीं लिखवाना अंत में कि संविधान सभा के पिता किसे कहते हैं, सभा नहीं, संविधान के जनक लिख लो अगर जिसको नहीं पता। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना। और भारत के संविधान के भीतर जो सबसे प्रमुख नाम है वो डॉक्टर अम्बेडकर का जी है, राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, ठीक है, ये लिखा। एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं BR अम्बेडकर डैश करके द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। बेसिक फैक्चुअल चीज़ें, इतना इसमें कुछ लॉजिक है नहीं। अभी सारा जितने भी हुए हैं क्लास में सब फैक्चुअल चीज़ें। चलिए सौरभ यहाँ तक लिख लोगे तो बताना, ठीक है, लिख दिया। चलो अब न्यू हेडिंग बनाओ गाइस, एंड वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ माय फेवरेट हेडिंग, और हेडिंग का नाम लिखना सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखना भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब ये ज़रा ध्यानपूर्वक भी सुनना, और छोटा सा टॉपिक है लेकिन मज़ेदार है ना। हम अगेन कह रहे हैं कि अभी बेसिक्स लेते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम्स दीजिए उसमें जो पॉलिटी का रोल रहता है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर GS का रोल रहता है वो लिमिटेड रहता है, और उसमें जो है बेसिक्स पे ही वर्क करना, बहुत डिटेल की आवश्यकता है नहीं। हेडिंग है हमारा क्या, हेडिंग है हमारा सैलिएंट फीचर्स ऑफ, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भाई अगर मैं अपने भारत के संविधान की विशेषताओं की बात करूं तो मैं क्या कहूँगा कि भारत का संविधान जो है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा, यानी कि सबसे लंबा, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। कई लोग हमें क्रिटिसाइज भी कर देते हैं कि भाई आपका संविधान तो उधार का थैला है, योर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक अ बोरोविंग्स बैग। तो मैंने क्या कहा कि अगर जो है हमने किसी से अच्छी बातें उधार में ली हैं तो वो अच्छा है। अगर मैं उधार में किसी की काइंडनेस ले रहा हूँ, अगर मैं उधार में किसी के जो है अच्छे बिहेवियर को ले रहा हूँ तो वो उधार बुरा नहीं है।
तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मिक्सअप किया हुआ है बाकी के देशों के संविधान का, उस आधार पर हम लोग जो है एक प्रकार से बोरोइंग्स बैग भी थे, वो मैं इसी के भीतर अभी आऊँगा। पहले हम लोग शॉर्ट में चलते हैं। तो पहला जो इसकी विशेषता है वो क्या है कि भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा तथा सबसे लंबा संविधान है, सबसे लंबा संविधान है। शॉर्ट में एक ही लाइन में इंग्लिश में लिखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट और द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बिगेस्ट और द लॉन्गेस्ट, लेंथीएस्ट है ना, लॉन्गेस्ट और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ऐसा बस इसलिए है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान के भीतर, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे वो हमारी राज्य सरकार हो, इसका लेजिस्लेचर, इसका एग्जीक्यूटिव, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जुडिशरी, सबको डिटेल्ड वे में जो है लिखा हुआ है। आपको मैं थोड़ा इसमें डिटेल की तरफ लेते हुए चलूँगा और आप लोग समझना कि हमारा भारत का संविधान कब बना था। आप लोगों ने एक डेट रटी थी ना पिछली प्रीवियस क्लासेस, याद करो कि अगर हमसे पूछोगे कि पार्शियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, तो दैट वाज ऑन 26 नवंबर को बोलना है पहले ना, 26 नवंबर 1949 को। और अगर कंप्लीट या फुल बात करें हम लोग कि पूर्ण संविधान कब जो है हमने अडॉप्ट किया था, तो दैट वाज ऑन 26 जनवरी 1950। यहाँ पढ़ा था जब 1950 में मेरे देश का संविधान लागू हुआ था, तो उस समय हमारे देश के संविधान में 1950 लिख रहा हूँ मैं, नॉट एट प्रेजेंट, राइट। 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कंसिस्ट था विद 395 आर्टिकल्स। इसमें अगर मैं अनुच्छेद बताता 1950 में, तो 395 अनुच्छेद थे, और ये जो 395 अनुच्छेद थे ये कुल मिलाकर बटे हुए थे 22 भागों में, यानी कि 22 पार्ट्स में ये जो है डिवीज़न थे। और अगर हम लोग यहाँ पर शेड्यूल्स की बात करें, यानी कि संविधान के भीतर कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो इसमें टोटल जो शेड्यूल्स थे उनकी संख्या थी 8। कुल जो अनुसूचियाँ थी 8। इन्हीं 8 अनुसूचियों में जो है क्या थे, ये 22 भाग थे और इनको जो है शामिल किया गया था किसमें, 395 आर्टिकल्स में। लेकिन ये बात हुई है ऑन द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था एट दैट टाइम, राइट। बट अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं कि आज हमारा किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है बटा हुआ है, तो एट प्रेजेंट आप लोग इसमें क्या याद रखते हो कि ओरिजिनल आर्टिकल नो चेंज, बस वही है आर्टिकल 395, हालांकि 95 रिपील हो गया है, हट गया है, लेकिन 395 आर्टिकल्स हैं उसमें भाग स्टिल जो है वही है, 22 भाग हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैं इनको बढ़ा दिया गया। और आज के समय में भारत देश के भीतर कुल मिलाकर कितने शेड्यूल्स हैं, तो कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। ये क्या अनुसूचियां हैं, शायद आज के ही क्लास में मैं इस पर बात करने वाला हूं। पहले आप लोग बेसिक समझो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सैलिएंट फीचर जो है दैट इज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट और द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ इट हैज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट जो है प्रोविजन से रिलेटेड टू दी legislature, related to the executive, judicial, administrative सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे मैं आर्टिकल 15 की बात करूं तो अनुच्छेद 15 भारत के संविधान का लिखा हुआ है ना बुक के अंदर, और अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, यानी कि कुछ आधारों पर जो है भेदभाव का निषेध होना। अब वो ग्राउंड्स क्या हैं, उसमें 5 ग्राउंड्स लिखे हैं, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन आधार पर कोई नहीं होगा। फिर ये भी लिख दिया कि इन आधारों पर कहाँ नहीं होगा, होटल्स में, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में, पब्लिक वेल्स में, या फिर जो है पब्लिक जो एंटरटेनमेंट प्लेसेस होते हैं। फिर उसमें ये भी लिख दिया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वुमेन्स एंड बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है, यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। फिर ये भी लिख दिया कि सोशियो एडुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके वेलफेयर के लिए सरकार कानून बना सकती है। 15 में ही लिख लिया कि सोशली और एडुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के भीतर एडमिशन में क्या मिलेगा, कंसेशन मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, कोटा मिलेगा। एक आर्टिकल उसमें 5 क्लॉजेस के जो है एक्सेप्शंस भी लिख दिए। तो ये अपने आप में अगर हर एक पॉइंट को क्लियर लिखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बात की थी, तो पूरे विश्व का सबसे लेंथीएस्ट तो हो ही जाएगा। मैंने सिर्फ एक आर्टिकल की कुछ विशेषताएं बताई, तो ऐसे 395 आर्टिकल्स, उनके डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं और उन सबको डिटेल्ड में लिखा हुआ है, ताकि जो देशों की सरकारें हैं वो क्या ना कर सकें, वो डिक्टेट ना कर सके, तानाशाही ना बन सके। तो इसलिए जो है हमारे देश का संविधान की पहली फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द
लेंथीएस्ट और द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। आर यू गाइज ओके विद द पॉइंट? अगर कोई कंफ्यूजन कहीं पर रह रहा है देन प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हो, रोक सकते हो। ऑल गुड सुकन्या, चीज़ें क्लियर है? नाइस, चलिए आगे बढ़े। चलिए दूसरा आइए, दूसरे मेरे देश के संविधान की विशेषता पता क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ both flexibility and rigidity। सुनना फिर से एक बार, मैंने कि भारत का जो संविधान है वो नम्यता और अनम्यता का सम्मिश्रण है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is a mixture of both flexibility and rigidity। नहीं समझ में? अब सुनो मेरी बात ज़रा ध्यान से। आप लोगों को अगर बोलें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड, मतलब कुछ जो है मामलों में नम्य है, नम्य का मतलब लचीला, बहुत लचीलापन है, और कुछ मामलों में जो है रिजिड है, यानी कि बहुत कठोर भी है। जबकि ऑन द अदर साइड में दो नेशंस के नाम लेता हूँ, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द हार्डेस्ट वन और द रिजिड वन। मतलब अगर मान लो कि अमेरिका के संविधान में संशोधन लाना है तो उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत जो है बड़ी जटिल प्रक्रिया है। ऑन द अदर साइड अगर मैं ग्रेट ब्रिटेन की तरफ जाऊं तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कंसेप्ट बहुत क्या है, फ्लेक्सिबल है। मतलब वहाँ पर जो सामान्य अधिनियम होते हैं या जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं उन्हीं की तरह जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हो जाता है। अब इंडिया के पास 1950 में जब संविधान बन रहा था तो उस समय एक चैलेंज था कि हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से रिजिडिटी को लें या ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है फ्लेक्सिबिलिटी को लें, तो तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा होगा कि कुछ पार्ट हम लोग जो है यूएसए के संविधान का और कुछ पार्ट हम लोग जो है ब्रिटेन के संविधान का लेते हैं एंड इसको एक मिक्सर बनाते हैं। और ये मिक्स कैसे था, जिसमें रिजिड कॉन्सेप्ट भी थे, जिसमें जो है फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट भी। जैसे अब भारत में अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ पास होता है तो उसकी प्रक्रिया बहुत सिंपल है, दैट इज़ अ फ्लेक्सिबल प्रोसीजर। लेकिन अगर भारत के संविधान में संशोधन लाना है या भारत के संविधान में संघीय मामले का फेडरल मैटर्स जो होते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो उसमें अमेंड लाने के लिए एक रिजिड प्रोसीजर है, रिजिडिटी को वहाँ फॉलो किया गया है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड द रिजिडिटी। वी कैन से दैट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन neither very easy और nor very rigid, ठीक है, neither very easy as in England and nor very rigid as in the United States of America, right? So that is why हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सचर है, वो दोनों जो है कंसेप्ट को साथ में लेकर चलता है। आई एम होपिंग दैट कि गाइज आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है, राइट? चलिए तीसरा फीचर देखो मेरे भारत के संविधान का क्या है। तीसरा फीचर है भारत के संविधान का सेक्युलर स्टेट। हमारा जो भारत देश है वो क्या है, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्षता का हमारे पास में कंसेप्ट है। अरे जब आप भारत के संविधान के प्रियम्बल को पढ़ेंगे, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, तो उस प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है धर्मनिरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष था पहले या धर्मनिरपेक्ष लिख सकते हैं, उसमें सेक्युलर टर्म है, लेकिन होल्ड है। प्रॉब्लम क्या थी, जब 1950 में संविधान बना था तो तब वहाँ कहीं सेक्युलर शब्द नहीं लिखा हुआ था, बल्कि बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में, जिस समय 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, तो उसने प्रियम्बल के भीतर 3 नए शब्द जोड़े थे। कौन कौन से थे वो 3 नए शब्द? एक था सोशलिस्ट, एक था सेक्युलर और एक था इंटेग्रिटी। यानी पहला शब्द था समाजवादी, जिसको मैंने सोशल कहा, दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष यानी कि जो सेक्युलर शब्द है, और तीसरा था अखंडता, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये 3 शब्द देश के प्रियम्बल में बाद में जोड़े गए 1976 में, 1976 में, अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, राइट? अब मैंने आपसे क्या कहा कि भारत का जो देश है वो सेक्युलर देश है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता? इट मीन्स कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन। अच्छा, स्टेट डज नॉट हैव मतलब का क्या हुआ? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो हमारे केंद्र में राज्य के मुखिया कौन है जी? पीएम है। या फिर हमारे देश के प्रमुख कौन है जी? वो हमारे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो
तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि देश के राष्ट्रपति का अपना कोई धर्म नहीं है, या क्या मैं ये कह रहा हूँ पीएम मोदी का अपना कोई धर्म नहीं? भाई वो हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं तो हिंदू धर्म है उनका। लेकिन जिस समय वो सत्तारूढ़ है, जिस समय जो है उनको पीएम का पद मिला है, तो वो जो भी कानून नियम प्रक्रिया बनाएंगे तो उस समय समाज के हर धर्म को साथ में लेकर चलेंगे। मतलब वो बायस नहीं हो सकते हैं ऑन दी टर्म्स ऑफ कि भाई मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन से हूँ तो मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन का वेलफेयर करूँगा और ऑन दी अदर साइड जो दूसरे रिलीजन हैं उनका वेलफेयर नहीं करूँगा। ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 25 पढ़ोगे, 26 पढ़ोगे, 27 पढ़ोगे और 28 पढ़ोगे, ये 4 आर्टिकल्स जो है ना, इनमें बात की गई है धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। और वहाँ साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भारत के भीतर धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता होगी, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। और 27 ने पता क्या लिखा आर्टिकल 27 ने? आर्टिकल 27 लिखता है कि राज्य कोई ऐसा कर नहीं वसूलेगी, कोई ऐसा वर जो है नहीं, कोई ऐसा कर नहीं इम्पोज करेगी लोगों के ऊपर जो किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देता हो। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार ने क्या किया, किसी दूसरे धर्म के लोगों पर कुछ टैक्स इम्पोज किया और उससे पैसा जमा करके हिंदूज के वेलफेयर पे लगा रहा ना। इसलिए मैंने कहा कि सेक्युलरिज्म जहां शब्द आएगा इट मीन्स कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। सरकार जिस समय सरकार कार्य कर रही है तो उसका अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि वो सभी धर्मों के लिए बराबरी से जो है कार्य करेगी। तो इस बात को जो है सेक्युलर स्टेट के रूप में रखा गया और ये भारत के संविधान की विशेषताओं में जुड़ता है। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हैं? लिखने पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले कंसेप्ट टू कंसेप्ट चल रहा हूँ, इनको समझ लेते हैं ना। नोट्स आप प्रॉब्लम्स मत समझना, नोट्स आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। चलिए एक और चौथी विशेषता समझो मेरे भारत के संविधान की, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता। एकल नागरिकता नहीं समझे आप लोग? सुनो मेरी बात। अगर मैं पूछता हूं कि सौरभ आपका नागरिकता क्या है, आपकी सिटीजनशिप क्या है, तो आप क्या बोलते हैं? इंडियन बोलते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते कि सर मेरी 2 नागरिकताएं हैं, एक उत्तराखंडी हूँ और एक जो है भारतीय हूँ। नहीं, नागरिकता एक ही है, भारतीय। उत्तराखंड हमारा निवास जरूर है, लेकिन हमारी जो है जो नेशनैलिटी है, राष्ट्रीयता है हमारी, या जो हमारा सिटीजनशिप का जो स्टेटस है, दैट इज़ वी आर इंडियंस, राइट? ये है वी आर इंडियंस। लेकिन अब पूछता ये कि जो भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट था, हमने वो किस देश के संविधान से लिया था? तो दैट वाज फ्रॉम ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया था। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप लोग जाते हो, यूएसए आप लोग जाते हो, तो यूएसए में चलती है डबल सिटीजनशिप, दोहरी जो है नागरिकता चलती है, जबकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है और एक ही पैमाने पर भारत का सिटीजनशिप होगा और ये हमारे देश के संविधान की विशेषताओं में शामिल होता है। ठीक है, इंडिया हैज़ अ फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन येट डबल सिटीजनशिप नहीं है हमारे पास में, बिकॉज ऑफ हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया और सिंगल सिटीजनशिप का जो सिद्धांत था उसको फॉलो किया। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बातें सारी जो है क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास में जो 5वीं विशेषता आती है वो आती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये सबसे महत्वपूर्ण में से एक आ गया। क्या लिखा मैंने लिखा हमारे देश के भीतर जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। कैसे है अब जरा इसको भी समझते हैं। अगर मैं आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर जुडिशियल स्ट्रक्चर को पढ़ूं तो जुडिशियल स्ट्रक्चर हमारा कुछ यूँ आएगा, सुप्रीम कोर्ट है हमारा, दैट इज अपेक्स बॉडी है सुप्रीम कोर्ट। फिर देश के भीतर 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, और इनके नीचे एक हायरार्की है पूरी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की। हिंदी में लिखते हैं इनको अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अभी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट काम करता है ये इंटीग्रल, हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन। इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंस जुडिशियल सिस्टम, एकीकृत स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था हमारे देश में होती है और हमारे देश में न्यायिक कार्य कुछ यूं करता है, अपवर्ड्स की तरफ एरो दिखाना कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजंस को अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के डिसीजन अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, बट इसको उल्टा मत कर देना कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट में अपील करो। नो, सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स बॉडी, उसके डिसीजंस फाइनल होंगे, है ना। उसके लिए अब आपको अलग से कुछ जाना है तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मांग सकते हो और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान मांग सकते हो, वो अलग टॉपिक है, मैं उसमें बात करूंगा, राइट। दूसरी बात, इंडियन जो जुडिशरी है इससे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल मैं आप लोग को बता देता हूं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 को पढ़ो तो जरा, आर्टिकल 50 विच इज अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से शुरू होते हैं? अनुच्छेद
36 से शुरू होते हैं, 36 से, और कहाँ तक चलते हैं, अनुच्छेद 51 तक रहते हैं। जब अनुच्छेद 50 हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है दैट इज दिस सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। आई रिपीट द लाइन, दिस सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका से कार्यपालिका अलग होनी चाहिए, और ये अपने आप में जुडिशियल सुप्रीमेसी को दिखाता है। हालांकि जब जुडिशियल सुप्रीमेसी को जब छेड़ा गया है किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, तो कोर्ट ने उस पर जो है जवाब दिया है, कार्रवाई की है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है, इनके जजों की नियुक्ति कौन करता है, देश का राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति इस नियुक्ति को किसकी सलाह पर करता है, कोलेजियम की सलाह पर करता है। कोलेजियम इज लाइक अ ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट, राइट। ये जो है एक जजेस का ग्रुप है। जब कोलेजियम अपॉइंट करता है तो वर्ष 2014 में क्या हुआ था, 2014 में क्या हुआ था कि जो हमारी सरकार थी उस समय, उसने 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया, और उस 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के भीतर NJAC एक्ट ले आए। NJAC क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। NJAC का फुल फॉर्म है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और उसने कह दिया कि जो कॉलेजियम है इसको रिप्लेस करेंगे विद अ न्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड NJAC। और ये जो NJAC था उसमें जो मेंबर्स थे उसमें 3 सदस्य जो है सरकार की तरफ से जाने थे। चलो एक तो मान लेते हैं लॉ मिनिस्टर था या लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर था, लेकिन जो 2 उसमें एमिनेंट मेंबर्स थे, प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, उनका चयन कौन कर रहा है, स्वयं PM कर रहा है। तो भाई ये कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस था ना जुडिशरी में, किसका, गवर्नमेंट का। तो इसीलिए 2015 में 4th जजेस केस आया, और उस 4th जजेस केस ने लिखा कि NJAC इज इलीगल, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसको तुरंत खत्म कर दिया। अच्छा, मैं क्यों इतनी दूर जर्नी ले गया, बिकॉज ऑफ गाइज साफ लिखा है संविधान के भीतर कि हमारे देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कैन नॉट इंटरफेयर, ठीक है, आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हो यहाँ पर। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरे देश के संविधान की सबसे बड़ी विशेषताओं में जो एक शामिल होता है वो होता है द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, राइट। एक और समझो, मेरे देश के संविधान की विशेषता ये भी है कि हमारे देश में जो है कैबिनेट गवर्नमेंट है। हमारे देश में क्या है, कैबिनेट सरकार है। अच्छा फ्रेंड्स, पहले आप मुझे शब्द का मीनिंग समझाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैबिनेट सरकार। अच्छा, ये टर्म बताओ कि कैबिनेट क्या है। अगर आप भारत के संविधान के रियल पन्नों को खोजो तो कहीं कैबिनेट शब्द ही नहीं लिखा हुआ, लेकिन आर्टिकल 352 विच इज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, जो हमारे क्या है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352, इसमें पहली बार जो है अमेंडमेंट लाते हुए कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था। और कैबिनेट का मतलब क्या होता है, कैबिनेट का मतलब होता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके सबसे सीनियर कलीग्स जो हैं, सबसे ट्रस्टवर्दी जो कलीग्स हैं, वही कैबिनेट है। अच्छा, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, सुनना मुझे ध्यान से। हम लोगों ने लेट क्या किया, हम लोगों ने लेट किया कि ये कौन है, ये हमने लेट किया, ये कौन है, ये PM है। PM के पास इसकी क्या होगी, एक कैबिनेट होगी, दूसरे नंबर पर इसकी कैबिनेट होगी। कैबिनेट के साथ इसमें जो है कुछ मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं। मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज के नीचे एक और बॉडी होगी जिसमें जो है मिनिस्टर्स होंगे, और इसके बाद जो है इसके बाहर एक और स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज पार्लियामेंट्री, जो सेक्रेटरीज होते हैं। यानी कि सबसे पहले कौन होता है, PM होता है। PM के बाद उसकी जो है कैबिनेट आती है, फिर जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, यानी कि स्वतंत्र प्रभार, फिर जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आते हैं, और सबसे बाद में जो आते हैं वो आते हैं पार्लियामेंट्री, जो सेक्रेटरीज होते हैं। अब मैंने क्या कहा कि एक PM है और इसकी कैबिनेट है। आप लोग जानते हैं, इसको ऐसे याद रखना कि जो PM के जितना करीब होगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो जो हमारे देश में कैबिनेट का सिद्धांत है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कैबिनेट का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री और उनके सबसे वरिष्ठतम और सबसे अनुभवी जो नेता होते हैं वो हमारे कैबिनेट होते हैं। और ऐसे कैबिनेट में संख्या क्या होती है, 15 से 20 लोग, यही तो होते हैं कैबिनेट का पार्ट। अगर पूरी काउंसिल ऑफ, ये पूरी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो ये लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होता है, जो कि अनुच्छेद 75 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके 1A में लिखा हुआ, 75 क्लॉज 1A में लिखा हुआ है कि द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ Union Council of Ministers shall not exceed 15% of the total strength of lower house of the Parliament, that is Lok Sabha।
है ना, लेकिन वो जरा कंसेप्ट डिटेल्ड है, मेरे बातों को ध्यान में रखना, सुनते हुए चलना कि हमारे देश के संविधान की विशेषता है कि हमारे देश में जो है कैबिनेट गवर्नमेंट है, विच मीन्स कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कैबिनेट जो है वो हमारे देश में रहेगा एंड कैबिनेट इज कंपोज्ड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इज सीनियर मोस्ट कॉलीग्स, जो उसके सीनियर मोस्ट और सबसे जो है अनुभवी जो नेता हैं उनसे मिलकर बनता है। ये मेरे देश के संविधान की एक और मैंने आपको विशेषता बता दी है, राइट। एक और सुनो, एक और विशेषता है फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी 22, फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी 22। 22 का मतलब क्या होता है गाइस, किसी के पक्ष में, किसी के फेवर में। अब भारत के संविधान की विशेषता क्या है कि हमारा जो है सरकार का संघीय स्वरूप है। फिर से सुनना मुझे, हमने क्या कहा कि हमारे देश में जो है सरकार का संघीय स्वरूप है, लेकिन संघीय स्वरूप में याद रखना कि जो केंद्र है ये केंद्र इसमें प्रभावी होता है। नहीं बूझे, सुनो मेरी बात, हमारे देश के भीतर क्या है, कई सब्जेक्ट्स हैं, कई मैटर्स हैं, ठीक है, कई विषय हैं। सब्जेक्ट्स का मतलब होता है विषय, है ना। हमारे देश के भीतर कई विषय हैं, जैसे एजुकेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है, राइट, हेल्थ अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो है सैनिटेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो बहुत से विषय हैं हमारे देश के भीतर, राइट। अब ऐसे विषयों को किसके पास रखा जाए? क्या सिर्फ सेंटर के पास कानून है कि आप इन्वायरमेंट के लिए कानून बनाओ? क्या सेंटर के पास ये राइट है कि आप एजुकेशन के लिए कानून बनाओ? भाई राज्य सरकारें भी एजुकेशन के लिए कानून बना सकती हैं। तो तब मैं क्या करता हूँ, इन्हें सब्जेक्ट्स का डिवीजन कर देता हूँ। और सब्जेक्ट का डिवीजन किसके भीतर होता है? डिवीजन इन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। स्टेट एंड यूनियन, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा भारत के संविधान के कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल 7 में है। आप भूल गए? एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो जहाँ भी फेडरलिज्म का कंसेप्ट आता है, जहाँ भी संघवाद का कंसेप्ट आता है, तो संघवाद का मतलब होता है दैट इज डिवीजन ऑफ पावर इन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। जहाँ पर भी फेडरल गवर्नमेंट होती है वहाँ पर बाई कैमरलिज्म का कंसेप्ट होता है सेंटर में। बाई कैमरलिज्म मतलब द्विसदनात्मक, और द्विसदन मतलब सेंटर में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो वो जो है बाई कैमरलिज्म का सिद्धांत भी किस में जुड़ता है? फेडरलिज्म में जुड़ता है। फेडरलिज्म में सुप्रीमेसी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की क्या होती है उसमें? सुप्रीमेसी होती है। और साथ में जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होती है। ये मेरे भारत के संविधान के सभी जो है प्रमुख विशेषताओं के बारे में मैं आपको जो है चीज़ें समझा रहा हूँ, राइट। आई होप सो कि आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। इसके अलावा हमारे संविधान की विशेषताओं में शामिल होता है क्या? 2-3 और सुन लीजिए। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत के संविधान का अभी पढ़ेंगे नहीं ना, क्योंकि आगे की बात है। भारत के संविधान के भाग 3 में, भाग 3 कह रहा हूं मैं, पार्ट 3, इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक प्रावधान है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के। और वहीं भारत के संविधान के भाग 4 लिख के छोड़ दूं या भाग 4 को लिखूं? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको भाग 4 क। और ये कहाँ पर है? 51 क के भीतर या 51 ए के भीतर मौजूद है। क यानी कि ए की मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें 51 ए में जो है कुल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? आपके मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 कर्तव्य हैं। शुरुआत में ये था, अब देखो मैं वहाँ जब पहुँचूंगा तो डिटेल बताऊँगा ना। शुरुआत में ये था कि वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह समिति जो थी उन्होंने रिकमेंड किया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के भीतर कि देश के नागरिकों के जहां एक और अधिकार हैं वहीं उनके कर्तव्य भी होने चाहिए। भाई मेरा अधिकार है या आपका अधिकार है क्लास में आकर पढ़ना, मेरा अधिकार है आपको पढ़ाना, लेकिन इनके अलावा भी तो आपकी कुछ इंडिविजुअल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। आपके भी तो अपने कर्तव्य होने चाहिए कि रेगुलर क्लासेस में आएंगे, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ जो है क्लासेस में रहेंगे, जो कंटेंट बताया जा रहा है उसका रिविजन करेंगे, तो ये आपकी ड्यूटीज़ हैं। तो ड्यूटीज़ शुरुआत में स्वर्ण सिंह समिति ने जब रिकमेंड की थी तो सिर्फ 10 ड्यूटीज़ थी 1976 में, लेकिन उसमें 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई थी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जिसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ऐड किया था। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो देश के संविधान की विशेषताओं में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में ये जुड़ती है। एक दो और सुन लेते हैं, चलो क्विकली। हमारे देश के संविधान की विशेषता है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस
आपको सब लिखने को मिल जाएगा, कंसेप्ट की तरफ देखना बस। इमरजेंसी प्रोविजंस का मतलब क्या है? आपातकालीन प्रावधान। और भारत देश के भीतर संविधान ने 3 आपातकाल दिए हैं। पहला आपातकाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के भीतर है, जिसको लिखते हैं नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल। अब कैसे लगता है, क्या लगता है, वो हमारे भविष्य के टॉपिक होंगे। मैं आपको बस क्विक रिवीजन करते हुए एक चीज़ बता देता हूँ कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगता है: वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और दी आर्म्ड रिबेलियन, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 था, जिसने शब्द लिखा था सशस्त्र विद्रोह, जबकि उससे पहले शब्द आता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक गड़बड़ी। आंतरिक विद्रोह आता था पहले, इसके लिए गड़बड़ी शब्द आता था। पहली बार 1978 में 44th अमेंडमेंट ने लिखा कि ये गलत शब्द है, इसको हटाओ और इसकी जगह पर शब्द लिखो क्या? दैट इज आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, है ना। अब वो मैं भविष्य में डिटेल में जाऊंगा, डोंट यू वरी। आर्टिकल 356, दिस इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट रूल। उत्तराखंड इसका जो है साक्षी है भाई। उत्तराखंड में भी तो 2016 में राष्ट्रपति शासन लगा था, और राष्ट्रपति शासन कहाँ लिखा हुआ है? 356 में लिखा हुआ है। और राष्ट्रपति शासन को लागू करने की जो मेन कंडीशन है वो है द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। राज्य के भीतर संवैधानिक तंत्र का विफल होना, मतलब आम अर्थों में समझो कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रही है, तो इसके लिए जो है गवर्नर सजेस्ट करेगा प्रेसिडेंट को कि भाई आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए ना, तो प्रेसिडेंट रूल हो जाता है। उत्तराखंड में भी लगाता है ना। और लास्ट में आता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 360, और 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। लकी है हम लोग, लकी है भारत देश कि आज तक कोई ऐसी कंडीशन आई नहीं कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़े। और ये तीनों आपातकाल की घोषणा, ये पावर किसके पास है? इसको प्रोक्लेम कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओनली प्रेसिडेंट, ना गवर्नर कर सकता है ना कोई अदर, सिर्फ राष्ट्रपति जो देश का होता है वो इसको प्रोक्लेम कर सकता है, वो इसकी जो है अनाउंसमेंट या घोषणा कर सकता है। ये मेरे देश के संविधान की विशेषताएं हैं। बाकी देश के संविधान की विशेषताओं में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाई कैमरलिज्म, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता इत्यादि जो सारे प्रावधान हैं वो मेरे देश के संविधान की विशेषताएं इसमें जुड़ती हैं। अब देश के संविधान की अंतिम विशेषता सुनो, और हमारे देश की अंतिम विशेषता है दैट इज कि हमारे देश के भीतर कई ऐसे सोर्स हैं जिनसे हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और इसीलिए हम लोग हेडिंग जरूर आज लोग लिख लेंगे कि भारत के संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, यानी कि सोर्सेस क्या क्या हैं। लेकिन दिस इज फॉर द नेक्स्ट सेशन, जब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे क्लास, तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत के संविधान के भीतर हम लोगों ने किन किन देशों से क्या क्या प्रावधान उठाकर रखे हैं, कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। मेरी बात फिर से सुनना, अगर मैं यहाँ पर लिखवाता भी हूँ तो सिलेबस बहुत लंबा खींचेगा। आप लोगों को मैं नोट्स भेजूंगा, आप लोग अगर ग्रुप में ज्वाइन हो तो ग्रुप में भेज दूंगा। इंडिविजुअली लेना चाहते हो तो इसकी कॉपीज़ ले लीजिए, वैसे मैंने भेजा भी है जिन्होंने डिमांड की है ना, तो आप लोगों को यह हार्ड कॉपी मिल जाएगी। बट मेन थिंग इज़ दैट कि आपको कंसेप्ट टू कंसेप्ट पॉइंट्स क्लियर रखने होंगे। और ये ऐसा अभी दौर है ना, देखो अभी तो आसपास आप लोगों के एग्जाम्स है नहीं, है ना, तो यहाँ से अगर बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर दिया तो इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम्स हो आराम से क्लियर होंगे। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, दैट इज़ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के साथ रहिए, रेगुलर बने रहिए, और मैं रेगुलर जो है वीडियोस को भी अपलोड करता रहूँगा ताकि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर रहते रहे, है ना। तो अब ये ना हो कि सर तो वीडियोस दे ही देंगे तो ऑफलाइन क्लास में छुट्टी कर लेते हैं ना, तो वो मत करना, क्योंकि जितना आप लोग सामने क्वेश्चन आंसर पूछ पाओगे उतना वहाँ प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं ना, तो उसके मैं ऑफलाइन ही आपको रिप्लाईज कर पाऊँगा, अन्यथा नहीं। तो बस दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। कुछ पूछना है देन प्लीज़ फील फ्री। एनीवन? नो? और इसके नोट्स ले लेना, हिंदी में हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश, है ना, जिसको जो सुटेबल लगेगा। प्रिंट आउट देने हैं तो मैं प्रिंट आउट आपको जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, और ये कल मैं चेक करूंगा क्लास में आके। ऐसा ना हो कि मैंने बता दिया, बोल दिया, अब आप लिखो ना लिखो। दैट इज़ योर ड्यूटी एंड दैट इज़ माई ड्यूटी ऑल्सो टू चेक। मैं चेक करूँगा कल, है ना। तो कल मुझे ये वाला जो मैंने आज पढ़ाया है वो आपका लिखित रूप में चाहिए, है ना। चलिए, दिस इज़ ऑल नाइस। तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग कल लोग, और टाइम से क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए।